था। अभी सोशल मीडिया है, सब ओपन प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलता है, तो वो सब के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ज्यादा मीम्स मेरे बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा मीम्स। आप एंजॉय करते हो और मीम मैं को? बहुत इंजॉय करता। मेरा सबसे पहला मीम बनाया उस वक्त वो रेडियो मिर्ची में काम करती थी नितिका जी, और जबरदस्त मीम बनाया था। हम्म। और मुझे एक बार वो गवर्नर हाउस मिली, तो उनको लगा कि, और उनका मीम बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। आपको पसंद आया था ना? मुझे पसंद आया था। कम बस, से कम 50 से ज्यादा टाइम्स तो मैंने वो देखा। इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, इतने सारे फैन फॉलोअर्स हैं आपके, तो डेफिनेटली फीमेल फैन फॉलोअर्स की भी कमी नहीं होगी, राइट? तो उनके बारे में बताइए, कितनी फीमेल फैन फॉलोअर्स है आपको देखिए, पसंद मैं आती? हम जब पब्लिक लाइफ में होते हैं और राजनीति में, फिर जब एक व्यक्ति किसी मिशन के साथ काम करता है, फिर यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपका फैन है तो कौन नहीं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला यूं बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। का गेटअप हमेशा कलरफुल रहता है। बहुत पहले एक हैशटैग भी ट्रेंड हुआ था, लाल फूल नीला फूल रविंद्र रैना ब्यूटीफुल। क्या है उस हैशटैग के पीछे का राज? देखिए, कुछ आपके चाहने वाले दुनिया भर में हैं, और जो आपके चाहने वाले हैं, आप उनको किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल। किसी ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, किसी ने हम लिखा लाल फूल नीला फूल, तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते। जानते हैं आप उनको जिन्होंने ट्रेंड चलाया? नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने हंगामा बहुत मचाया। This video is sponsored by Didios. नमस्कार, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट अंकिता। आज हमारे साथ बहुत बड़े शख्सियत, जिन्हें बच्चे से लेके बड़े तक सब जानते हैं और सबके फेवरेट है, रविंद्र रैना जी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, नमस्कार। रविंद्र रैना जी, आपको सब जानते हैं, बच्चे भी बड़े भी। आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है, प्लीज हमें बताइए आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मैं एक बड़े साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूं। एक सामान्य परिवार, एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, और टीचर के साथ साथ वो एक सोशल वर्कर थे। लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम करते थे, और आज भी रिटायरमेंट के बाद वो सोशल काम, धार्मिक कार्यों में उनका इंटरेस्ट रहता है। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी का एक गांव है लंबेड़ी, वो मेरा जन्म स्थान है। बिल्कुल एलओसी के नजदीक का क्षेत्र है, और अपने माता पिता को हमने बचपन में ही मेहनत करके देखा, और हमने भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, और आज भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। क्या बात है। हम आपकी पूरी
जर्नी पे आएंगे, लेकिन स्टार्ट हम आपके बचपन से करते हैं। आप बचपन में कैसे होते थे? कैसे आपकी पढ़ाई हुई? कहाँ से आपने शिफ्ट किया पढ़ाई से पॉलिटिक्स में? कैसे आपने जंप इन किया? जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव लंबेड़ी, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, एलओसी के नजदीक का क्षेत्र है, वहां मेरा जन्म हुआ। और लंबेड़ी के अंदर ही हमने बचपन में अपनी पढ़ाई की। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज राजौरी से की। ओ। उन दिनों राजौरी के हालात बड़े खराब होते थे। 96 99 बैच का मैं ग्रेजुएट हूं। और फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से, जो लॉ स्कूल है जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहां से इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आपको पहले से ही इंटरेस्ट था या बाद में डेवलप हुआ? पहले कुछ और करना चाहते थे या स्टार्टिंग से ही यही चीज करनी थी आप? मुझे बचपन से ही जो क्रांतिकारी थे हमारे देश के, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, अशफाक उल्लाह खां, इनके बारे में मैं बहुत पढ़ता था। ओके। और जब स्कूल्स में 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होते थे, तो मैं फौजी का रोल करता था। देशभक्ति के गीत पर हम जो थे स्कूल में डिस्प्ले करते थे अपना टैलेंट। और धीरे धीरे जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद मैं सोशल वर्क में आया। जब मैं सामाजिक काम, लोगों की खिदमत, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की खिदमत, उनकी सेवा का जब मैंने संकल्प लिया और मैंने एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैंने काम शुरू किया। और राजौरी पुंछ के जो गरीब परिवारों के बच्चे जो कि आतंकवाद का, टेररिज्म का शिकार हो गए, ऐसे 25 बच्चों को लेके मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिला था। और मैं बचपन से अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत बड़ा फैन था। जब भी पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्पीचेस होती थी या उनकी जो पब्लिक रैलीज होती थी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की रैलीज में उनके भाषण सुनता था। उनके जो न्यूज़पेपर्स में लेख छपते थे, एडिटोरियल्स, वो पढ़ता था। और मैं वाजपेयी साहब से मिलना चाहता। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिलूं। और मुझे 2004 में वो मौका लगा, जब मैं 25 बच्चे राजौरी पुंछ के जो कि दहशतगर्दी के विक्टिम थे, टेररिज्म विक्टिम, उनके परिवार जन आतंकवाद का शिकार हो गए थे, ऐसे 25 बच्चों को लेके जब मैं 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिला, तो उनके घर जहां वो रहते थे, बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा था कि आप राजनीति में सेवा भाव से जम्मू कश्मीर में काम करो। फिर चूंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते मैं गरीब लोगों, ज़ईफों, जो बेसहारा थे, जिनका कोई मददगार नहीं था, ऐसे लोगों का मददगार बन के काम करता था। और फिर वो राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो,
या कश्मीर घाटी हो, जहां कहीं भी किसी को परेशानी तकलीफ होती थी, मैं लोगों के दुख दर्द में शामिल होता था। और धीरे धीरे ये काम करते करते मैं 2012 में विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गया। और बीजेपी में जब मैं 2012 में शामिल हुआ तो मुझे यूथ बीजेपी का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बना दिया। बीजेपी ही क्यों? चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देशभक्ति का भाव होता है, देश के प्रति प्यार, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना, यह सब भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मैं बड़ा प्रभावित। उनके भाषण, उनकी जो कविताएं, उनके जो लेख, एडिटोरियल्स मैं पढ़ता था। और उनकी जिंदगी के बारे में जब मैंने पढ़ा कि किस तरीके से एक प्रचारक से लेके, एक कार्यकर्ता से लेकर उन्होंने काम किया, और वो जब देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे उनसे मिलने का भी मौका लगा। और जिस लीडर को, जिस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानते हो, अगर वही आपको कहें कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, बिल्कुल। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उस फरमान को माना और मैं 2012 में पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उस वक्त लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आज अलग से यूटी है, और पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने काम किया। जम्मू कश्मीर के गांव गांव में मैंने काम किया, शहर शहर में मैंने काम किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने काम किया। मुश्किल दौर था, आतंकवाद था, खतरा था, कोई सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन खून पसीने बहाकर हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। बिल्कुल, आपने आपने साउथ कश्मीर में काम किया है, जो सबसे डिफिकल्ट है। वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने का? बीजेपी जब युवा मोर्चा में था, यूथ मोर्चा, और उसके बाद 2014 में जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हुए, तो पार्टी ने मुझे नौशहरा से मैंडेट दिया। और नौशहरा सुंदरबनी की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, और मैं एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आया। चुनाव में जब जीत के आया तो असेंबली के अंदर मैंने हर देशभक्ति के, देश के साथ जुड़े मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखा, खुल के मैं बोलता था। और फिर जब अमित शाह साहब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बने, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि हम आपको जम्मू कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बना रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं हर जिम्मेवारी एक कार्यकर्ता के नाते से निभाता हूं। जो भी पार्टी संगठन मुझे जिम्मेवारी देगा, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। और फिर 2018 में आदरणीय अमित शाह साहब ने मुझे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष नियुक्त किया। और अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। जम्मू रीजन जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस्टन है बीजेपी का जम्मू रीजन। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी,
और इसके साथ रजौरी, पुंछ हो या डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ और पहचान रही है। लेकिन कश्मीर में उतना प्रभाव नहीं था। बिल्कुल। धीरे धीरे मैंने कश्मीर के अंदर काम करना शुरू किया और मुझे खुशी है कि कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। हम सब ने मिलकर काम किया और आज कश्मीर के शहर शहर, गली गली और गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। बहुत सारे हमारे कश्मीर के वर्कर्स शहीद हो गए, उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहे, अडिग रहे, घबराए नहीं। उन्होंने डट के मुकाबला किया और आज चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, या सेंट्रल कश्मीर हो, श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, या फिर साउथ कश्मीर, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। डीडीसी के इलेक्शंस में पहली बार कमल के फूल के निशान पर, बीजेपी के मैंडेट पर हमारे 3 डीडीसी के मेंबर कश्मीर से जीत के आ गए। कमल कश्मीर में खिला। 12 म्युनिसिपल कमेटियों में भारतीय जनता पार्टी के या तो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन कश्मीर में बने। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमल के निशान के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन लड़ा और जीता। वहां भी हमने खाता खोला और आज पूरे कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन संगठन है। हर घर तिरंगा अभियान हो, जश्न आजादी का कोई त्योहार हो, कोई बड़ा मुकाम हो, बीजेपी के वर्कर्स आपको हर जगह नजर आएंगे। हमने बहुत मेहनत की, दिल से मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। लोगों का दुख दर्द हमने समझा। हमने जो लोग बेसहारा थे, जो परेशान थे, जिनकी परेशानियों को, जिनके दुख दर्द और तकलीफों को कोई सुनने वाला नहीं था, हमने उन लोगों की तकलीफें सुनी, दुख दर्द, परेशानियां सुनी और उनका हल किया। लोगों को सहारा दिया। लोगों को लगा कि ये तो हमारे अपने हैं। एक अपनापन हमने जम्मू के साथ साथ कश्मीर के लोगों में वो लाया और उसी का परिणाम है कि आज जम्मू हो या कश्मीर हो, और कश्मीर में साउथ कश्मीर हो, आप देखें अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, वेरीनाग, कपरन, आप कुलगाम, देवसर, दमल, हाजीपुरा, जनेपुरा, शोपियान, पुलवामा, त्राल जैसे एरिया में भी चले जाएंगे, जिन एरियाज में वहां के सियासी लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के नहीं जा सकते, वहां हम रैलीज करते हैं। मैं रैली करता हूं। क्यों? लोगों से दिल से मोहब्बत करता हूं, दिल से लोगों से प्यार करता हूं और पूरी ईमानदारी के साथ। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आपके दिल में, आपके जहन में इंसानियत होनी चाहिए। जब आप में इंसानियत है तो लोग सब समझते हैं। बिल्कुल। लोगों को मालूम है कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। जब लोगों को लगा कि ये तो हमारे अपने हैं, तो फिर काफिले से काफिला मिलता गया, कारवां बनता गया और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी एक मजबूत तरीन एक सियासी जमात बनके उभरी है, जिसके लिए मैं अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। यह आपका रहा पॉलिटिकल करियर।
काफी लोगों को आपके बारे में पता नहीं है कि इससे पहले आपने नेवी भी ज्वाइन की थी, हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे बचपन से फौजी बनने का बड़ा शौक था। बड़ा क्रेज था मुझे कि मैं फौजी बनूं एक्ट भी करते थे आप स्कूल में? और मैं फौजी की वर्दी डालूं। मुझे बड़ा शौक था फौजी बनने का, क्योंककि मेरे स्वर्गीय दादाजी इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो थे, जिन्होंने 1962 और 1965 की जंगें लड़ी, और वो भारतीय सेना के एक सम्मानित क्या बात। सिपाही थे जो सेना मेडल से सुशोभित थे। और जब मैं अपने घर में दादाजी की वर्दी देखता था और मुझे पूरा जोश होता था कि मैं भी फौजी बनूंगा। मैंने कोशिश की और कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन जब मैंने एक बार सीडीएस क्वालिफाई किया तो मुझे नौसेना में, नेवी में मौका लगा। क्या बात है। लेकिन मेरा जुनून था आर्मी की वर्दी डाल। मैंने कहा मुझे बड़ा शौक था, तो मैं नेवी के अंदर थोड़े दिन ही रहा। क्यों ऐसा? मैंने कहा मैं एक बड़ा एक जज्बाती आदमी हूं, इमोशनल आदमी हूं। मुझे लगा कि मैं वहां जो मैं सोचता हूं शायद ना कर। देश के प्रति सेवा भाव से काम करना, चूंकि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब था, आतंकवाद के उस मुश्किल दौर से गुजरा, तो मैं जम्मू कश्मीर में काम करना चाहता। इसलिए मैं उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन हालात को देखते हुए, और मेरा घर खुद एलओसी के ऊपर बॉर्डर के एरिया में, मैं वापस जम्मू कश्मीर आ गया। और फिर मैंने यहाँ के इंसानी हकूकों के लिए जद्दोजहद की, गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। फिर वो जम्मू के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं, हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, सब के लिए लड़ा। मैं इंसानियत सब के के लिए लिए बोला। मैं हर गरीब, हर ज़ईफ, हर बेसहारा शख्स का सहारा बन के मैंने काम किया, और मैं इसी में खुश हूं। क्या और बात यही है। मेरी जिंदगी, और इसी में मुझे जो है वो सेटिस्फेक्शन है कि जब मैं किसी गरीब का भला करता हूं, जब किसी बेसहारा को मैं सहारा मुझसे मिलता है, और जब वो आपके लिए दुआएं देता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। शायद काफी लोगों को ये पता नहीं है, पर आपने पूरी जिंदगी अपने देश पे ही लगा दिया, और इसीलिए आपने शायद शादी भी नहीं की है। अभी भी आप बैचलर ही हैं। क्या कहना है इस बारे में? मैंने आपको पहले कहा कि मैं बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फॉलो करता था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रचारक बने, मैं भी प्रचारक रहा। वो लिखते थे, मैंने भी लिखना शुरू किया। क्या बात है। वो जबरदस्त तकरीर करते थे, मैं उनको फॉलो करता था। मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित था, बहुत ज्यादा मुझे वाजपेयी साहब, हद से ज्यादा मुझे उनसे मोहब्बत थी। और जब मैं अपने घर में सोता था तो मुझे याद है, घर के अंदर दीवार पर वाजपेयी साहब के पोस्टर्स लगाता था, और एक फोटो में वाजपेयी साहब का अपने सिरहाने में। अरे क्या मुझे बात है। बहुत ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी साहब से प्रभावित। मैं प्रभावित हूं, इन्फ्लुएंस हूं। और फिर जिस किस्म की वो जिंदगी जीते थे, मैंने उसी लाइन को अपनाया, और कोई घर गृहस्थी हमने नहीं रखी, देश सेवा में लगे। हमारा जो कुछ है हमारे देश के लिए है, हमारा अपना कुछ नहीं।
आज अगर आप पॉलिटिशियन ही रहते थे, आप क्या रहते थे? आपकी हॉबीज क्या है? मैंने कहा मैं लिखना पसंद? पहले तो फौजी बनना चाहता था, बिल्कुल। फिर देश सेवा का काम, गरीबों, बेसहारा लोगों, ज़ईफों, ऐसे लोगों की मदद, सेवा, खिदमत करना मेरा जो था वो मिशन है। और मैं सियासत में नहीं भी होता तो भी मैं ये काम करता, क्योंकि ये आपका एक पैशन होता है, बिल्कुल। एक सोच होती है, एक जज्बात होते हैं। जब आदमी मिशन के साथ काम करता है तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता आप किस जगह हैं या किस जगह नहीं हैं, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या नहीं, आप एमएलए, आप एमपी, आप मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आपका जज्बात है, आपका इमोशन से काम करना, आपकी सोच है गरीबों का भला करना, आपकी सोच में है बेसहारा लोगों का सहारा बनना। फिर फर्क नहीं पड़ता है आपके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन है या नहीं, काम करना। और हम बिल्कुल। काम करने वाले व्यक्ति हैं। कुछ बनना, कुछ हासिल करना लालच और लोभ के साथ, वो नहीं हमने कभी किया। हमने एक ही बात की, काम करना, मदद करनी। और इसलिए जब आपकी सोच में सेवा भाव है, जब आपकी सोच के अंदर ईमानदारी है, आपकी सोच में ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है और कमिटमेंट है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी पोजीशन पर हैं या नहीं है। और हमने यही काम किया, ईमानदारी से, दयानदारी से काम किया है। और फिर जब आप ईमानदारी से काम करते हो, गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए काम करते हो, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। और बिल्कुल। जब भी हमें जिंदगी के अंदर कहीं भी कोई परेशानी हुई, अगर हमने ऊपर वाले को याद किया, वो परेशानी दूर हो गई। का गेटअप हमेशा कलरफुल रहता है। बहुत पहले एक हैशटैग भी ट्रेंड हुआ था, लाल फूल नीला फूल, रविंदर रैना ब्यूटीफुल। क्या है उस हैशटैग के पीछे का राज? देखिए, कुछ आपके चाहने वाले दुनिया भर में हैं, और जो आपके चाहने वाले हैं, आप उनको किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल। किसी ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, किसी ने हम लिखा लाल फूल नीला फूल, तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते। जानते हैं आप उनको जिन्होंने ट्रेंड चलाया? नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने हंगामा बहुत मचाया, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे सबके रिगार्ड्स हैं। मैं हर व्यक्ति की बहुत इज्जत करता हूं। जो हमारी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसकी भी इज्जत करता हूं। जो कभी कभी हमसे गुस्से में भी हो जाता है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, इतने सारे फैन फॉलोअर्स हैं आपके, तो डेफिनेटली फीमेल फैन फॉलोअर्स की भी कमी नहीं होगी, राइट? तो उनके बारे में बताइए, कितनी फीमेल फैन फॉलोअर्स है हूं। आपको देखिए, पसंद है? हम जब पब्लिक लाइफ में होते हैं और राजनीति में हैं, फिर जब एक व्यक्ति किसी मिशन के साथ काम करता है, फिर यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपका फैन है तो कौन नहीं है। हाँ, जो आपके समर्थक होते हैं वो आपके हमदर्द होते हैं, जो आपके चाहने वाले होते हैं वो आपके वेल विशर्स होते हैं। बिल्कुल। और चाहे सामाजिक कार्य हो या राजनीतिक काम, अच्छे वेल विशर्स, अच्छे सिंपैथाइजर्स, अच्छे दोस्त, अच्छे कोलीग्स, उन
का बहुत इंपॉर्टेंस होती है और उनका महत्व आपके लिए आपके सोशल या पॉलिटिकल फील्ड में बड़ा मददगार होता है। कभी कभी जब आपको कोई परेशानी हो या बड़े चैलेंजिंग असाइनमेंट्स आपके पास हो, तो ये जो आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, ये आपकी मदद करते हैं और उनको कोई आपसे लालच नहीं होता है। इसलिए कोई भी हो, वेल विशर तो वेल विशर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया का जमाना है, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता था, किसी का कुछ भी पास नहीं आता था। अभी सोशल मीडिया है, सब ओपन प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलता है। तो वो सब के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ज्यादा मीम्स मेरे बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मीम्स, आप एंजॉय करते हो? और मैं बहुत इंजॉय करता हूं। मेरा सबसे पहला मीम बनाया उस वक्त वो रेडियो मिर्ची में हम्म, काम करती थी नितिका जी, और जबरदस्त मीम बनाया था। हम्म, और मुझे एक बार वो गवर्नर हाउस मिली, तो उनको लगा कि, और उनका मीम बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। आपको पसंद आया था ना? मुझे पसंद आया था, कम बस। से कम 50 से ज्यादा टाइम्स तो मैंने वो देखा था और मेरे ऊपर ही बनाया गया था। और मुझे नितिका जी मिले गवर्नर हाउस, किसी ने मुझे उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने उनको कहा, नितिका जी आप जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, और अगर मुझे कहीं महीने के लिए बाहर जाना पड़े तो आप मेरी जगह मेरा पार्टी का ऑफिस संभाल सकते हैं, मुझे पता है, Oh my विश्वास है। वो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने मीम बनाया, मैंने उनको फोन करके उनको अप्रिशिएट किया। मीडिया में भी बहुत ज्यादा मीम्स बनाए जाते हैं। वो पहला मीम कौन सा था जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? वो नितिका जी ने बनाया था, रेडियो मिर्ची के अंदर वो एंकर थे, और आजकल शायद किसी और न्यूज चैनल के लिए वो काम करते वो हैं। मीम क्या था? वो मीम वो पता है? उन्होंने जो था वो केसरिया शाल ओढ़ के रखा था, और डबल एक्टिंग थी उनकी, और बड़ा जबरदस्त आपने रिलेट किया क्या? मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने देखा इतने टैलेंटेड लोग, लोग तो अमिताभ बच्चन जी को कॉपी करते हैं, लोग शाहरुख खान साहब को कॉपी करते हैं लोग। आपको कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने को मिलती है, मौका नहीं लगता है, लेकिन मुझे अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे तो श्री अमिताभ बच्चन साहब मुझे बहुत पसंद क्या बात है! है। उनका स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, ओ वाह! उनका गेटअप। और एक्ट्रेस? एक पुराने जमाने में मुमताज एक फिल्म एक्ट्रेस थी, और वहीदा रहमान जी, वो जबरदस्त एक्ट्रेसेस थी। वो अभी की कोई एक्ट्रेस में से कोई पसंद है आजकल के टाइम पे जो चल रहे हैं? मुझे कई साल हो गए कोई फिल्म देखे। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी केसरी, वो मैंने जरूर देखी थी, अक्षय कुमार साहब की। वो भी मुझे एक दोस्त ले गए थे कि देशभक्ति की फिल्म है। बॉर्डर फिल्म मैंने जरूर देखी थी, ओ, बड़ी धमाकेदार फिल्म थी। और फिर एलओसी कारगिल मैंने देखी थी। बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय, क्योंकि जो आपकी जिम्मेवारी है उसको अच्छे से निभाना, इस पर मुझे ज्यादा बिल्कुल। फोकस रहता है। आपका एक अंदाज बहुत पॉपुलर है, आप गाते हैं चलते चलते। तो ये म्यूजिक सिंगिंग बहुत पहले से ही आपको पसंद है, कब ये जिंदगी में आया? और जरा कुछ गा के सुना दीजिए प्लीज।
मैंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं फौजी के नाटक जो होते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम, उसमें भाग लेता था और फिर देशभक्ति के गीत गाते थे। तो देशभक्ति के गीत गाना, भजन गाता हूं, कहीं जगराता होता है किसी मंदिर में, किसी घर में, लोग बहुत बुलाते हैं, भजन गाने में मुझे बहुत आनंद आता है। बचपन से ही और गुनगुनाते थे। देशभक्ति का गीत, देशभक्ति, आपने गीत बोलने के लिए कहा, यस। एक गीत मुझे पिछले दिनों बहुत अच्छा लगा और मैं अक्सर वो गुनगुनाता हूं। प्लीज। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला यूं बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो ठीक है, आपको हमेशा एक पॉलिटिशियन के नजरिए से देखते हैं, आपने देशभक्ति का गाना भी गाया, लेकिन हम आपका दूसरा साइड भी देखना चाहते हैं। हमें एक फिल्मी सॉन्ग भी प्लीज सुना दीजिए, पूरी जनता को सुना दीजिए। वैसे मैंने कोई फिल्मी गाना कभी गाया नहीं। हाथ हो जाए, गुनगुनाते तो आप वैसे भी हैं। फिल्मी गाना, एक फिल्म आई थी रोजा, वो भी देशभक्ति वाली फिल्म थी और कश्मीर के ऊपर आधारित थी। उसमें एक गीत आया था, दिल है छोटा सा, क्या बात है। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। वाह, ये वन ऑफ द एवरग्रीन सॉन्ग है जो हमेशा एवरग्रीन रहने वाला है। पहले के टाइम में और अभी के टाइम में काफी ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले का स्ट्रगल, पहले का काम बहुत अलग था, आजकल बहुत फास्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ओपन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो आजकल की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो पहले का जमाना था उसमें बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती थी, हार्ड वर्किंग लाइफ होती थी। हालांकि रिसोर्सेज बहुत कम होती थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, लेकिन लोगों में बहुत मोहब्बत, प्यार, मान सम्मान, इज्जत होती थी। लोग मिलकर एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में लोग दिल से शामिल होते थे, एक अपनापन झलकता था। आज की इस भागम भागी में, इस तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में वो चीजें कहीं खो गई। वो लोगों का आपस में मिलना बैठना, वो जॉइंट फैमिलीज, वो दादी माँ, वो नानी माँ के पास बैठ के 2 महीने की स्कूल्स में छुट्टियां होती थी, कहानियां सुनना, गांव में शहर में खेलना, मेहनत करना,
वो चीजें कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही। लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, छोटे बड़ों का बहुत सम्मान, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। धीरे 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 वो चीजें आज के जमाने में मैं देखता हूं थोड़ी कम हो रही, फेड होती जा रही। इंसान की जिंदगी बड़ी तेजी से भागती। आज लोगों के पास पैसा है, घर है, मकान है, बिजनेस है, गाड़ी है, लेकिन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं। बिल्कुल। ये सुकून एक सोच से आता है, ये सुकून इंसान की जिंदगी में एक भाव से आता है, उस सेवा भाव, मिलके रहने का भाव, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के भाव से आता है, और वो दिल से होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारे जो यूथ है, बहुत टैलेंटेड यूथ है, बहुत टैलेंट। हर फील्ड में टैलेंटेड यूथ, लेकिन साथ साथ ये जो मॉरल वैल्यूज है, इंसान की जिंदगी के अंदर संस्कार जो है, एक व्यक्ति का गुणवान होना बहुत जरूरी है। आज मैं देख रहा हूं यंगस्टर्स में टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक बुराइयां भी तेजी से फैल रही है, बिल्कुल। जिसमें सबसे बड़ी बीमारी है ड्रग्स। इस ड्रग्स को हमने खत्म कर, और टॉलरेंस टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है, सब्र, पेशेंस, समझदारी, पेशेंस, ये बहुत जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। जम्मू में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट आज भी ये देखने को मिलता है कि आर्टिस्ट अभी भी स्ट्रगल करता है, अभी भी सोचता है कि हम जम्मू से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा, मुंबई जाएंगे तो कुछ होगा, यहाँ पे इतना स्कोप नहीं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जम्मू में भी आर्टिस्ट्स के लिए यहां भी एक फिल्म पॉलिसी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनाउंस की है, और हमारे आर्टिस्ट बड़े गजब के, डोगरा आर्टिस्ट हों, कश्मीरी आर्टिस्ट हों, पहाड़ी आर्टिस्ट हों, गुजर बकरवाल हों, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, पोगली, हर क्षेत्र में जो हमारे कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें आने वाले दिनों में अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, और वो अपनी प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत और दुनिया में करेंगे। हमें अभी भी काफी सुनने में आता है कि गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज तो दिए हैं, लेकिन अभी भी वो रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और इसीलिए अभी भी जम्मू का हम इस पर काम कर रहे हैं। ओके। मेरे पास हमारे डोगरा आर्टिस्ट हों, कश्मीरी आर्टिस्ट हों, पहाड़ी गोजरी हों, सब आते हैं, और मैंने पहले कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने घोषणा की है, और हम इन सभी विषयों पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार कर रहे हैं, और ठीक से इन चीजों को लाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप यहाँ पे आए, अपनी कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।